मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है वाटर। अगर वाटर का इफेक्ट बेटा आपने पढ़ना है तो वाटर का इफेक्ट पढ़ने के लिए एक छोटी सी बात कर रहा हूं यहां पे आपसे कि जब हम बीज को बोते हैं, बीज को बोने के बाद हम उसको पानी देते हैं। ठीक है, बीज को बोने के बाद हम उसको पानी देते हैं। तो जर्मिनेशन के लिए जो हम पानी देते हैं बीज को, हम पानी क्यों देते हैं? तो गौर से सुन लीजिए, ये आपके पास एक चने का दाना है, यानी कि एक बीज है। ये देखिए, ये बीज इस तरह से मौजूद है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो इसके अंदर ये एम्ब्रियो मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूंगा तो मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा? मुझे इसके अंदर जो है वो एक अदद एम्ब्रियो मिलेगा। ठीक है, तो जब आप बीज को पानी देते हैं तो ये पानी जो है इस एम्ब्रियो को मिलता है। इस एम्ब्रियो के अंदर एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है अमाइलेज। ये अमाइलेज जो है ये यहां पे मौजूद है स्टार्च, इस पे अपना एक्शन दिखाता है। ठीक है, अमाइलेज स्टार्च पे एक्शन दिखाता है और फाइनली इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते। जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज किसको मिल जाता है? जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज इस एम्ब्रियो को मिल जाता है। जब इस एम्ब्रियो को वो ग्लूकोज मिल जाता है तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जर्मिनेशन शुरू हो जाती। ठीक है, तो अमाइलेज के बारे में बात करूं तो अमाइलेज एक अदद बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये आपके पास किसी भी सबस्ट्रेट यहाँ पे स्टार्च है उसकी ब्रेकडाउन करेगा विद द एडिशन ऑफ वाटर। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। आप जरा गौर करें, घर में ये चने के दाने हमारे पास रखे रहते हैं, जर्मिनेशन शो नहीं करते, लेकिन जब जमीन में डालते हैं, पानी देते हैं तो उससे क्या होता है? जर्मिनेशन इनकी शुरू हो जाती है। तो इनके जर्मिनेट करने की वजह यही है, इनके जर्मिनेट करने की वजह यही है कि आपके पास ये पानी जो है इसने क्या किया? इसने आपके पास इस अमाइलेज एंजाइम को एक्टिव किया। अमाइलेज एंजाइम ने स्टार्च को फाइनली ग्लूकोज में ब्रेक किया, ग्लूकोज एम्ब्रियो को मिला। अब ये जो एम्ब्रियो आपको नजर आ रहा है, आपको पता है कि ये रेडिकल पार्ट रूट्स बनाएगा और ये ट्यूब्यूल पार्ट शूट्स बनाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो बीज आपको नजर आ रहा है ये इस तरह से जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये इस तरह से जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, चले, सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर which also affects enzymatic action. ठीक है, अच्छा, ये फैक्टर पांचवा फैक्टर है। मैं आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी बता चुका हूं। ठीक है, कल मैं आपसे जो बात कर रहा था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मेरे ख्याल से मैंने बता दिया। चलें, इसके बाद आइए, नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास रेडिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास रेडिएशन। इल्सा जरा हैंड रेस करिएगा। यस कल सर। मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बताई थी आपको? नो सर आपने नहीं बताई सबस्ट्रेट। अभी बता देते हैं इसके बाद। चलें,
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इसके बाद बता रहा हूं। पांचवा फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से मुराद है कि आप जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंजाइम का जो एक्शन होगा वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने कभी मच्छर मारने का जो कॉइल होता है वो जलते हुए देखा होगा, और आपने अगरबत्ती जलती हुई देखी होगी। कितनी हल्की जल रही होती है, चिंगारी की तरह जल रही होती है। वो चिंगारी की तरह जल रही होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसको फजा में 21% ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, 21% ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, तो वो इस तरह से जल रही होती है। लेकिन अगर आप इस अगरबत्ती को या इस मच्छर के कॉइल को किसी ऐसी जगह पे जलाएं जहां पे 21% के बजाय 40 या 50% ऑक्सीजन है, तो ये एक बहुत बड़े फ्लेम की तरह जले। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े फ्लेम की तरह जलेगी, जो इस बात की अलामत है कि आपने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। तो क्या होगा? आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये बायोलॉजी की मिसाल नहीं है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन बस मैंने अपनी बात को जो आगे बताने जा रहा हूं उसको सपोर्ट करने के लिए कहा है कि केमिकल रिएक्शंस में, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे नॉन बायोलॉजिकल हो, उनमें आप अक्सर व बेशतर अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो यहां पर अगर बात करें, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंक्रीजेस द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, ये वाटर वाली बात अगर आप लिख लें तो फिर मुझे ये जगह मिटानी है। 1 मिनट दे रहा हूं, अगर कुछ नोट करना है तो करें। ये देखिए, ये आपके पास मैंने 4 मॉलिक्यूल्स बनाए सबस्ट्रेट के। आप समझ लें कि ये 4000 मॉलिक्यूल्स हैं। ये मैंने एंजाइम के 4 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, और ये सबस्ट्रेट का मैंने 1 मॉलिक्यूल बनाया है। आप समझ लें कि ये 1000 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, आप समझ लें कि ये आपके पास 1000 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अब देखें जरा, ये आपके पास सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, मैंने क्या किया? सबस्ट्रेट बढ़ा दिया, 1000 के बजाय 2000 कर दी। फिर मैंने 3000 कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। फिर मैंने 4000 कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ेगा।
लेकिन अब मैं अगर सबस्ट्रेट और बढ़ाऊं 5000 कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ेगा, बल्कि अब रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। ये देखें, ये आगे जाके कांस्टेंट हो जाएगा अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो जब तक सारे के सारे एंजाइम्स ऑक्यूपाइड नहीं थे उस वक्त तक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से, ठीक है, उस वक्त तक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, उस वक्त तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब सारे एंजाइम्स ऑक्यूपाइड हो गए तो सारे एंजाइम्स ऑक्यूपाइड होने की वजह से, सारे एंजाइम्स ऑक्यूपाइड होने की वजह से आपके पास अब मजीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाना जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का बायस नहीं बन रहा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई, इस वजह से आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाना जो है वो एंजाइमेटिक बीच में असल में लाइट चली गई थी तो जनरेटर ऑन करने में जो टाइम लगा है उस वजह से मैंने स्टॉप खुद ही कर दिया था। तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसकी भी लिमिट है कि एंजाइम्स की भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, एंजाइम की एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, जब तक सारे एंजाइम्स ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते उस वक्त तक तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, उस वक्त तक तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पांचवा फैक्टर है जो कि आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो मुतासिर कर सकता है। हमने आपसे बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी को पे असरअंदाज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और सुन लीजिए, आप जरा देख रहे हैं डायग्राम में बोर्ड पे कि सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ जुड़े तो नहीं रहेंगे ना, इससे प्रोडक्ट बनेगी। बाजुकात क्या होता है, बाजुकात प्रोडक्ट ऐसी बनती है जो क्या करती है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, बाजुकात प्रोडक्ट ऐसी बनती है जो एंजाइमेटिक एक्शन या एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती। ठीक है, बाजुकात ऐसी प्रोडक्ट बनती है। तो वो जो प्रोडक्ट है आपके पास
वो क्या करती है, वो फीडबैक इनहिबिशन कॉज कर देती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो फीडबैक इनहिबिशन जो है वो कॉज कर देती है। यानी जो प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होती है वो प्रोडक्ट आपके पास क्या करती है, वो फीडबैक इनहिबिशन जो है वो कॉज कर देती है। अब इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर ज्यादा अमाउंट में NADPH की फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, अगर ज्यादा अमाउंट में NADPH की फॉर्मेशन हो जाए तो वो NADPH क्या करता है, एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है कि मजीद NADPH की फॉर्मेशन हो फोटोसिंथेसिस में। जो बात मैंने आपसे की है ये इंशाल्लाह आप चैप्टर 11 में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, चलें। दिस इज द फिफ्थ फैक्टर दैट अफेक्ट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इसके बाद छठे फैक्टर के बारे में आपसे बात कर रहा हूं और वो सिक्स्थ फैक्टर है आपके पास, वो सिक्स्थ फैक्टर है आपके पास रेडिएशंस। ठीक है, वो सिक्स्थ फैक्टर है आपके पास रेडिएशंस। अगर रेडिएशंस के बारे में आपसे बात करूं तो रेडिएशंस आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे असरअंदाज होती हैं। आप जरा गौर करें, अगर मैं एक जनरल बात करूं, एक्सरे रेडिएशंस की बात करूं, अगर मैं एक्सरे रेडिएशंस की बात कर लूं तो देखें एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ एक्सरेज की बहुत ही कम होती है। ठीक है, एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। जब वेवलेंथ किसी वेव की कम होती है तो याद रखिए उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। एक्सरेज की वेवलेंथ कम होती है तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी जो है, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब जब एनर्जी ज्यादा होगी और ये एंजाइम से अगर टकराएगी तो एंजाइम्स क्या होंगे, डी नेचर हो जाएंगे। ठीक है, एंजाइम्स क्या होंगे, डी नेचर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाएंगे, अपनी शनाख्त खो देंगे। ठीक है, एंजाइम्स डी नेचर हो जाएंगे, अपनी शनाख्त खो देंगे। इस वजह से हम कह रहे हैं कि रेडिएशंस दे आल्सो अफेक्ट एंजाइमेटिक एक्शन। रेडिएशंस भी दरअसल आपके पास एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो मुतासिर करती हैं। ठीक है, दे आल्सो अफेक्ट एंजाइमेटिक एक्शन। चलें बारी बारी फैक्टर्स मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहले मैंने टेम्परेचर के बारे में बात की थी, आपको रिवाइज भी करा दिया था कल की क्लास में। उसके बाद बेटा मैंने पीएच के बारे में बात की थी। इंशाल्लाह जब आप चैप्टर अपना 12 पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का तो वहां पे हर जगह पे आप पीएच के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि मुंह में पीएच कितनी है, स्टमक में कितनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी है। तो एंजाइम्स एक मखसूस पीएच पे काम करते हैं। तीसरी चीज आपसे बात जो करनी थी वो आपसे बात की थी इनहिबिटर्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। हमारी बच्ची ने इल्सा ने आज वो रिवाइज करा दी हमें। ठीक है, बिल्कुल सही रिवाइज करा। चौथा फैक्टर जो मैंने आज आपको बताया उसमें वाटर की बेस्ट मिसाल मैंने आपको दी है। जब हम बीज को बोते हैं तो पानी को देते हैं ताकि उसके अंदर जो उसके एंजाइम्स है वो एक्टिव हो जाएं, बगैर पानी के वो जर्मिनेट नहीं करे। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपके बोर्ड पे मौजूद है।
कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। जब तक तमाम एंजाइम्स ऑक्यूपाइड ना हो जाएं, उसके बाद फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ जो एक और बात मैंने आपको बताई है कि बाज़ बात है जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या करती है, वो फीडबैक इनहिबिशन कॉज करती है। ठीक है, वो फीडबैक इनहिबिशन कॉज करती है। तो फीडबैक इनहिबिशन जब हो जाती है तो फीडबैक इनहिबिशन की वजह से आपके पास सबस्ट्रेट और एंजाइम्स, इनकी एक्टिविटी आपके पास इनहिबिट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको बताया रेडिएशंस। जो शॉर्ट वेव लेंथ वाली रेडिएशन वेवलेंथ होती हैं उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एंजाइम्स जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं वो एंजाइम्स को डीनेचर कर देते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या हाई एनर्जी होने की वजह से। ठीक है, तो रेडिएशन दे आल्सो अफेक्ट एंजाइमेटिक एक्शन। चलें, आपने ये 6 फैक्टर्स पढ़ने थे एंजाइमेटिक एक्टिविटी के। फैक्टर्स से रिलेटेड या कोई और चीज आपने कोई सवाल करना है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। मैं आपको मिसालें देता हूं और भी कि अगर किसी को बुखार होता है तो उसको आमतौर पे जो डाइट हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाइट यूज करने को मना करते हैं। ठीक है, उससे कहते हैं बहुत सिंपल डाइट लो, उसके जो जिस्म में एंजाइम हो जाते नहीं होगी। ठीक है, जो उसने खाना खाया है उसकी डाइजेशन ही नहीं होगी। जब डाइजेशन ही नहीं होगा तो वो सर्कुलेशन में कैसे आएगा, एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो इससे क्या होगा आपके पास, इससे ये होगा कि जो खाना है वो एज इट इज जीआईटी के अंदर पड़ा रहेगा और उसको क्या कहते हैं कि उसको एनर्जी नहीं देगा। ठीक है, उस खाना खाने वाले को जो है वो एनर्जी नहीं देगा। चलें, तो ये आपसे बात की मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग की। यहां तक कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ लें। जब आप अपने नोट्स बेटा देखेंगे तो आपको उसके अंदर एक क्लासिफिकेशन नजर आएगी, ऑक्सीजनेसिस, ऑक्सीडेसिस, ऑक्सीडोरिडक्टेसिस। ये आपके कोर्स में अब नहीं है, तकरीबन 2 पेजेस या 2-2.5 पेजेस पे ये टॉपिक मौजूद होगा नोट्स में। ये बुक से निकाल दिया है मैंने नोट्स में, इसलिए अभी तक छोड़ा हुआ था कि ऐसा ना हो किसी साल फिर से ऐड कर दें, क्योंकि किताब वालों की स्ट्रेटेजी रही है कि वो आगे जाके ऐड कर देते, इसलिए मैंने नोट्स में ऐसे ही छोड़ दिया। तो वो आप एक लाइन डाल दीजिएगा उसके ऊपर पेंसिल से। ठीक है, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के नाम से एक टॉपिक होगा, लिगेजेस, लाइएजेस वगैरह का, ये टॉपिक आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं आप। सर मुझे ये पूछना था कि आपने कहा कि जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो जो है एंजाइम को डीनेचर कर देता है, अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा हुई तो फिर? ज्यादा वेवलेंथ वालों की एनर्जी कम होती है। ठीक है, ज्यादा वेवलेंथ वालों की एनर्जी कम होती है। तो रेडिएशन, मैंने आपको एक जनरल बात की है कि मोस्ट लाइकली ऐसी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ कम होती है तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो एंजाइम्स को डीनेचर कर देती हैं। तो यहाँ पे आपके पास एंजाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एंजाइम खुद कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो
ज्यादा वेवलेंथ वाले भी बाद एंजाइम्स को डीनेचर कर सकती हैं, क्योंकि एनर्जी तो वेवलेंथ, वेव में तो एनर्जी होती है ना। यस सर। और कोई सवाल? नो सर, थैंक यू। सर आपने जब ये प्रोडक्ट का फीडबैक इनहिबिशन समझाया है, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? आप पूछिए, क्या पूछना है आपने, आप पूछिए। सर मैंने आपने आपसे एंजाइम जो प्रोडक्ट बनाती है, फॉर एग्जांपल कि फोटोसिंथेसिस में कुछ एंजाइम्स बनाते हैं NADPH। NADPH का नाम आपके लिए नया नहीं है, आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि रेड्यूस निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट को हम कहते हैं NADPH। फोटोसिंथेसिस में एंजाइम्स की मदद से NADPH की फॉर्मेशन होती है। अब NADPH क्या है आपके पास बेटा? प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट शुरू में बनी है तो कम होगी, जैसे जैसे उसकी अमाउंट बढ़ती रहती है। तो वो प्रोडक्ट क्या करती है NADPH, वो एंजाइम्स के साथ जुड़ेगी, ठीक है, वो एंजाइम के साथ जुड़ेगी, उसकी फॉर एग्जांपल एलोस्टेरिक साइट से जुड़ेगी और मजीद एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करेगी, यानी कि एक इनहिबिटर के तौर पे काम करने लगेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं फीडबैक। थैंक यू। चले इसके बाद आइए फर्दर। अच्छा, जैसे जैसे मतलब बारिश तेज हो रही है, शायद कुछ लोगों की लाइट जा रही है, तो पार्टिसिपेंट्स कम होते जा रहे हैं। और वैसे भी 2 से 3 मिनट मेरे पास रह गए क्लास में, आपने कोई सवाल पूछना है तो कर लें। अच्छा, इसके बाद आइए, कोई अगर आपसे ये पूछता है, कोई अगर आपसे बेटा ये पूछता है कि हाउ एंजाइम्स वर्क, मैं आपको एंजाइम्स की मिसालें देता हूं। देखें, घर में मदर्स खाना बनाती हैं, गोश्त को गलाने के लिए वो उस पर कच्चा पपीता लगा देती। अब कच्चे पपीते के अंदर क्या मौजूद है? कच्चे पपीते के अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं, जो गोश्त को गलाने में मदद देते हैं। यानी वही गोश्त जिसको ज्यादा देर हीट करके गलाना पड़ता है, तो अब आपके पास क्या है? अब वो पपाया अगर लगाया है, ठीक है, अब वो पपाया अगर लगाया है तो पपाया लगाने पर, ठीक है, पपाया लगाने पर आपके पास वो जो है कम हीटिंग पर ही, ठीक है, वो कम हीटिंग पर ही जल्दी गल जाए। So if someone asks कि how enzymes work, तो मैं एक सेंटेंस कह के बात खत्म कर रहा हूं। They work by lowering energy of activation, ठीक है, they work by
lowering energy of activation. ठीक है, आगे बात करूं आपसे फर्दर? चलिए नेक्स्ट क्लास में फर्दर आपसे बात करता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।